जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम 2 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और माफ़ी चाहता हूं कि आज जो एनालिसिस है थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि जो नेट है उसका प्रॉब्लम आ रहा था, इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा था, जिस वजह से जो रिकॉर्डिंग है वो सही ढंग से हो नहीं पा रही थी। तो इसीलिए थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जो एनालिसिस है वो हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हमें आज देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हें हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हम इंडियन एक्सप्रेस पर नज़र डालते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस में हमें कुछ एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं एक्सप्लेन सेक्शन में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वेयर डिड वायरस कम फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग थियरीज देखने को मिल रही है कि वुहान में जो कुछ लोग थे, जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उनको कोविड जैसे कुछ सिम्टम्स जो है वो देखने को मिले। देन उसके बाद दोनों तरीके के थे, नॉर्मल फ्लू जो है उसके भी सिम्टम्स देखने को मिले। तो ऐसी कई सारी जो थियरीज है वो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम देखें तो ये थियरीज चाय पे चर्चा करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब चाय पे चर्चा बोलिए, या फिर ऐसे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं जो सिर्फ व्यूज़ के लिए जो बनाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वाला एडिटोरियल जो है बिल्कुल भी हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है नीचे वाला एडिटोरियल। मतलब लीगल इश्यूज जो इन्वॉल्व है यहाँ पर मेहुल चोकसी को वापस लाने में। आप सभी को पता है मेहुल चोकसी, उसको अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट किया गया वहां तक तो हमने देख लिया था, लेकिन अब उसको जो वापस लाना है तो उसमें कौन से लीगल हर्डल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई फिजिटिव ऑफेंडर है, उसको अगर वापस लाना है, या फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कुछ आपको सवाल है वो इसमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसने सिटीजनशिप अलग कंट्री की ली भी है। अब हमारे देश में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं चलती है, तो ये पूरा मसला जो है, बहुत सारे चीज़ें हम यहाँ पर इस एडिटोरियल के थ्रू जानने को मिलेगी। तो अच्छे तरीके से एडिटोरियल को कवर करेंगे। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर आते हैं, तो आज एक भी एडिटोरियल यहाँ पर काम का नहीं है। अगर हम इस एडिटोरियल की बात करते हैं तो ये वाला जो एडिटोरियल है, अगेन देखिए क्या है कि हम अगर पोवर्टी, हम अगर जो पेंडेमिक की वजह से जो लोग हैं उनमें हंगर आ रही है, पोवर्टी आ रही है ना, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हमने कई बार देख ली है। तो बार बार अगर हम वही चीज़ देखते रहेंगे तो उसमें कोई मतलब आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं। देन ये अगर हम देखते हैं तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये सेडिशन वेपन, सेडिशन के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है। कंटेम्प्रेरी जो हम टॉपिक्स देखते हैं, जो सीरीज ले रहे हैं, उसमें भी हमने इसके बारे में अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। देन यहाँ पर ऑयल ऑन बैलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो ऑलरेडी हमने देखे हुए हैं वो फिर से देखिए कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे आइडियाज़ पेज की। तो आइडियाज़ पेज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ट्रीटिंग दी हिडन पेंडेमिक। अब देखिए यहाँ पर हिडन पेंडेमिक मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर डिटेल इंफॉर्मेशन आज के इस एडिटोरियल में हम देखने वाले हैं। मतलब जो इस एडिटोरियल में दिया हुआ है वो तो ठीक ही है। एडिटोरियल में जो दिया हुआ है उससे 200% ज़्यादा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ कवर करने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को। क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड जो कोरोना वायरस है, जो डेथ है, उसमें काफ़ी कोरिलेशन हमें देखने को मिलता है। इसीलिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से। और क्वेश्चन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांसेस है कि क्वेश्चन जो है इस पर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं नॉट अ स्टडी क्लाइम, ये वाला भी अगर हम देखते हैं, अगेन वही है, फिजिकल सपोर्ट जो है वो चाहिए रहेगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है। कितने बार वही देखेंगे, हमें पता है कि गवर्नमेंट जो उनको यहाँ पर उधार लेकर जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा चुकता करना पड़ेगा, वो सब हमें पता है। अगेन 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 वही सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। ये भी अगर हम देखते हैं जस्टिस नॉट डन, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम आते हैं द हिंदू पर, तो द हिंदू में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एडिटोरियल हमारे काम का है वो ये है चाइल्ड लेबर के बारे में। देखिए चाइल्ड लेबर जो है उसकी क्या स्थिति है। भारत में चाइल्ड लेबर जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर आ रहा था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर जो इंक्रीज हो सकता है। तो ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देन ये कोविड डिप्लोमेसी 2.0, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर आते हैं, तो नेक्स्ट एडिटोरियल पेज ये वाला अगर हम देखते हैं, तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये वाला एक एडिटोरियल जो है वो हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। व्हाट एक्सप्लेन सर्ज इन एफडीआई। देखिए जो एफडीआई इनफ्लो है, एफडीआई फ्लो है, उसमें हमें यहाँ पर सर्ज जो है वो देखने को मिल रहा है, इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। तो क्यों देखने को मिला, उसके पीछे कारण क्या है वो हम देखेंगे। देन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अगर देखते हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो अगेन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आता है। तो इस तरीके से हमें एडिटोरियल जो देखने को मिल रहे हैं।
तो सभी एयरटेल को कवर करेंगे। उससे पहले एमएम ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी। तो मतलब GS 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल कोर्स है और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, काफ़ी प्यार से बनाया हुआ है। आपको बिल्कुल पसंद आएगा। एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई, डेमो लेक्चर आप देख सकते हो और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस पर है। बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। आपको वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और जितने भी नहीं कर रहे हैं आप भी कर लो, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आइए आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं जो लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है मेहुल चोकसी को वापस लाने में। आप सभी को पता है मेहुल चोकसी को अरेस्ट किया गया है फॉरेन लैंड पर और उसे लाने के लिए प्राइवेट जेट भेजा गया है। तो अब मेहुल चोकसी को वापस लाने में क्या समस्याएं आ सकती है, क्या समस्याएं आ रही है, मेहुल चोकसी के वकील के द्वारा क्या कहा जा रहा है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, इंडिया ने 8 ऑफिशियल्स की टीम भेजी है जिसमें CBI के लोग भी इन्वॉल्व है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उनके भी लोग इन्वॉल्व है, जिससे कि मेहुल चोकसी को सही तरीके से, सिक्योर तरीके से इंडिया में लाया जाए डोमिनिका से, जहां पर उसे अरेस्ट किया गया है। अब मेहुल चोकसी आप सभी को पता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड है। PNB, पंजाब नेशनल बैंक से उसने काफ़ी हज़ारों करोड़ का फ्रॉड जो है वो करके वो भागा है। फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, हालांकि उसे पूरी तरीके से घोषित नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, मगर फिर भी वो फ्यूजिटिव ऑफेंडर तो ज़रूर है। तो अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हालांकि हमने कई सारे हमारे वीडियोज़ में इसके बारे में बैकग्राउंड देखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर फ्यूजिटिव ज्वेलर मेहुल चोकसी जो है वो यहाँ पर 13,000 करोड़ के PNB लोन फ्रॉड केस में अक्यूज्ड है। रिसेंटली डोमिनिका में अथॉरिटीज के द्वारा उसे अरेस्ट जो है वो भी किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ पर किस तरीके से उसे अरेस्ट किया गया है। मतलब इलीगली वो कंट्री में एंटर हुआ है एंटीगुआ से। एंटीगुआ आपको जो कैरिबियन आइलैंड्स है उसमें देखने को मिलता है, बहुत सारे आइलैंड्स है, कैरिबियन आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है एंटीगुआ, ठीक है। अब उसकी उसने सिटीजनशिप जो है, नागरिकता जो है वो भी ली हुई है, ऐसा कहा जाता है। तो अब उसने उसकी नागरिकता ली हुई है, तो बट ऑब्वियस है हमारे यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पर वो सिटीजन जो है वो नहीं है। प्राइवेट जेट जो है वो डोमिनिका में पहुंचा जिससे कि उसको फिर से इंडिया में लाया जा सके। लेकिन अभी लीगल हर्डल जो है वहाँ पर फेस किए जा रहे हैं। किस तरीके के लीगल हर्डल्स हैं, क्या लीगल हर्डल्स हैं? अब देखिए, सबसे पहले तो चोकसी जो है उसकी लीगल टीम जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो एंटीगुआ जो है वहाँ पर भागा नहीं, फ्ली नहीं हुआ, लेकिन हनी ट्रैप जो है वो उसका वहाँ पर किया गया। हनी ट्रैप मतलब क्या? हनी ट्रैप का मतलब आपने कई बार सुना होगा। हनी ट्रैप जो है वो जो मिलिट्री सोल्जर्स होते हैं उनके संदर्भ में हनी ट्रैप जो है वो हमें देखने को मिलता है। बेसिकली हनी ट्रैप क्या होता है, समझ लीजिए कि आपने फेसबुक पर किसी लड़की के साथ आप चैट कर रहे हो, ठीक है, और वो लड़की जो है आपको बहुत बहला रही है, फुसला रही है, और फिर उसके बाद आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रही है। आप भी फिर पूरा का पूरा उसके इसमें आ गए हो। देन उसके बाद मिलने के लिए बुला रही है एंड देन आप मिल लेते हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको फंसाने की कोशिश करती है, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। तो ये होता है हनी ट्रैप। अब मोस्टली ये सोल्जर्स के द्वारा या सोल्जर्स के लिए इसीलिए किया जाता है ताकि जो देश है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकाली जा सके। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि मेहुल चोकसी, तो ये भी हनी ट्रैप, मतलब ये तो समझ लीजिए जो फ्रॉड करके भागा, इससे भी बुरी चीज़ यहाँ पर उन्होंने वकीलों ने यहाँ पर बता दी है। लीगल टीम जो उन्होंने क्लेम किया, चोकसी जो है उसको बी फ्रेंडेड किया गया वुमेन के द्वारा ओवर दी लास्ट 6 मंथ्स, 6 महीने में। और फिर उसके बाद अपार्टमेंट जो है एंटीगुआ में वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया गया May 23 को, और वहाँ पर ग्रुप ऑफ मेन थे, मतलब उसके साथ KLPD धोखा हो गया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि बम पड़ी, उसको मारे। मतलब सोचो यार कि वकीलों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है। मेहुल चोकसी ने तो ऐसा बोलना चाहिए था, छोड़ो यार मैं अरेस्ट हो जाता हूँ, इससे अच्छा ये बताने के बजाय एलिगली यहाँ पर उसको मारा गया। और फिर उसके बाद याद जो है उसने उसको फोर्सफुली बिठाया गया एंड देन डोमिनिका जो है वहाँ पर फेरी किया गया। एंटीगुएन PM जो है उन्होंने मीडिया को कहा कि चोकसी जो उसको डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया डोमिनिका से, ऐसा उन्होंने कहा, डिपोर्ट किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो फिर मतलब क्या है, फिर तो कोई
कुछ सवाल ही खड़ा नहीं होता है, फिर समस्याएं क्या आएगी। लेकिन यहाँ पर चोक्सी का जो लॉयर है उसने कहा है कि उसको फिर से इंडिया में नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि अब वो इंडिया का नागरिक है ही नहीं, वो इंडिया का सिटीजन है ही नहीं। जो मेहुल चोक्सी है उसने एंटीगुएन सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर ली 2017 में ही। अब जब यहाँ पर 2017 में जो सिटीजनशिप है वो हासिल कर ली है, तो बट ऑब्वियस है कि इंडिया का सिटीजन अब वो नहीं है। क्यों? वहाँ का भी सिटीजन इंडिया का भी सिटीजन नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ड्यूअल सिटीजनशिप है उसका प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, बराबर है। तो इसीलिए अब वो भारत का नागरिक नहीं है। अब इंडिया का केस क्या है? देखिए, चोक्सी जो है वो यहाँ पर अपना पासपोर्ट जो है उसने अपना सरेंडर किया होगा, लेकिन इंडिया ने, भारत ने अब तक वो एक्सेप्ट किया ही नहीं है। जैसे होता है ना रेसिग्नेशन, कि किसी ने रेसिग्नेशन दिया हुआ है लेकिन वो रेसिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, ऐसा अभी हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। हमारे लिए एक बेनिफिट की बात यह है कि इंटरपोल ने एक रेड नोटिस जो है वो इशू किया है चोक्सी के अगेंस्ट में, कि वो फाइनेंशियल क्राइम जो है वो करके भागा है इंडिया से। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है कि हाँ, इंटरनेशनल ग्राउंड पर भी वो जो है वो एक फ्यूजिटिव इंसान माना जा रहा है। तो अब यहाँ पर लॉ क्या कहता है? देखिए, इंडिया जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 अगर हम देखते हैं, तो कोई भी भारतीय नागरिक अगर उसने किसी और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप नागरिकता अगर हासिल कर ली है, तो यहाँ भारत की नागरिकता उसकी अपने आप खारिज हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या होता है कि कब खत्म नहीं होगी या खारिज नहीं होगी? अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है, समझ लीजिए अगर जो एंटीग्यूएन कंट्री उनके साथ अगर हमारा वॉर चल रहा हो, तो फिर वहाँ पर जो नागरिकता अगर लेते हैं तो वो यहाँ पर अभी खारिज नहीं होगी इंडिया की। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो कोई वॉर में है नहीं, इसीलिए अपने आप जब उसने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, नागरिकता ले ली, यहाँ की नागरिकता जो अपने आप उसकी खारिज हो गई है। तो अब यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट का क्या? देखिए, एज पर पासपोर्ट एक्ट 1967 मैंडेटरीली इंडियन पासपोर्ट होल्डर को अपना पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ता है इमीडिएटली। जैसे ही उसने अपनी नेशनलिटी जो है वो हासिल कर ली फॉरेन कंट्री की, वैसे ही उसको अपना पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ता है। अगर मिसयूज किया जाता है इंडियन पासपोर्ट का, कि हम, हमारे पास दूसरे कंट्री की नागरिकता है लेकिन हम इंडियन पासपोर्ट पर घूम के आ जाते हैं, वहाँ पर कुछ फ्रॉड कर लेंगे, ये कर लेंगे कुछ, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वहाँ पर ऑफेंस जो है अंडर सेक्शन 12(1)(a) पासपोर्ट एक्ट के तहत माना जाएगा। तो अब यहाँ पर जो इंडिया है वो क्या होप कर सकता है? तो यहाँ पर जो मेहुल चोक्सी है, बेस्ट चांस है कि उसको इंडिया में वापस लाया जाए। अब उसके लिए डोमिनिकन कोर्ट जो है उसको कन्विंस करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन जो है उसके अगेंस्ट में बताना पड़ेगा। इंडिया जो है वो ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि जो इंटेंशन था इसका, जो अब ये बोल रहा है कि हमारे नागरिक जो है हम इंडिया के नागरिक है ही नहीं, उसने एंटीग्वेन नागरिकता जो है वो हासिल कर ली है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, उसने नागरिकता ली ही इसलिए क्योंकि उसको इंडिया के जो लॉज है उससे भागना था, इंडिया का जो कानून है उससे भागना था। इसीलिए उन्होंने इंडिया की नागरिकता जो है वो छोड़ दी। कहीं ना कहीं नागरिकता तो उसको लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं की नागरिकता तो वो बनना ही चाहेगा, तो वो उसने वहाँ की नागरिकता जो है वो हासिल कर ली। बेसिकली उसको कोई शौक नहीं था कि वहाँ की नागरिकता वो ले। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिश्चियन माइकल अगर हम देखते हैं, जो अक्यूज था वीवीआईपी हेलीकॉप्टर केस में, अगर आपको पता हो, उसको भी इंडिया में लाया गया था यूएई से। अब वो अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश सिटीजन जो है वो कहलाता था। अब इंडिया ने कोई भी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी जो है डोमिनिका के साथ की नहीं है। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी मतलब क्या होता है कि अगर हमारा कोई क्रिमिनल आपके कंट्री में भाग कर छुपा हुआ है, तो अगर हमारी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी इसके साथ है, तो अपने आप हमारा जो जो ये रहेगा उसको हम हमारे देश में ला सकते हैं। लेकिन ऐसा हमने डोमिनिका के साथ कोई भी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं की है। मतलब अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो हम वहाँ का जो क्रिमिनल है हमारे देश का, उसको हम भारत में नहीं ला सकते हैं। और चोक्सी की लीगल टीम जो है वो भी बोल रही है कि भैया ह्यूमन राइट वायलेशन यहाँ पर होगा, मतलब सही ढंग से नहीं, वही सारी जो है, मतलब जिसकी वजह से माल्या नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा है नीरव मोदी, है ना, तो वही सारे हवाले जो है यहाँ पर इसके वकीलों के द्वारा दिए जा रहे हैं और वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके की हमें देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर पूरा जो ये केस है, पूरा जो मसला है, वो समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रीटिंग द हिडन पेंडेमिक। अब हिडन पेंडेमिक क्या है, छुपा हुआ पेंडेमिक क्या है, छुपा रुस्तम क्या है? तो देखिए, यहाँ पर सेकेंड वेव जो है कोविड की, इंडिया को उसने बहुत ही तहस नहस कर दिया है। उसमें फर्टिलिटी अगर हम देखते हैं 1.16% देखने को मिली है, नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल एवरेज। मतलब इंडिया की जो समझ लीजिए फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ में ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही। उसके कई सारे कारण है कि इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है ना, लोग जो है वो अरे फिकर नॉट इस तरीके से रहते हैं। लेकिन 70% जो मोर्टेलिटीज़ है एसोसिएटेड जो है कोविड से, वो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से भी एसोसिएटेड है, जैसे कि डायबिटीज़,
कार्डियोवास्कुलर अलाइनमेंट, देन उसके कैंसर, मतलब जिन पे लोगों को ये है उनकी ज़्यादा डेथ हो रही है कोविड की वजह से, और जिनको नहीं है वो यहाँ पर सर्वाइव जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब कोविड की डेथ के पीछे ये भी कारणीभूत जो है हमें देखने को मिलते हैं, मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है ये भी यहाँ पर कारणीभूत देखने को मिलता है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो क्या है, व्हाट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये कोई इन्फेक्शियस एजेंट्स के द्वारा कॉज नहीं होता, ठीक है। कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया एंड देन उसने आपको इन्फेक्शन कर दिया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं होता। इससे तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये स्प्रेड नहीं हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, ये लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है और स्लो प्रोग्रेशन इसका हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं सडनली अभी आपको सर्दी आई, अगले अगले दिन आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, अगले दिन आपको ये हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना। ये सब है जिसकी वजह से डिसीज जो है वो कॉज होता है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो उन्होंने डिसीज को ग्रुप 2 डिसीज जो है उसमें यहाँ पर कंसिडर किया हुआ, आइडेंटिफाई किया है। प्रिलियंस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइप कौन कौन से हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले तो एनवायरमेंटल डिसीज देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल डिसीज अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कॉज होता है। कौन कौन से है, जैसे कि सनलाइट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, लाइफस्टाइल चॉइस हो गई, ठीक है, इसकी वजह से होता है। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गया, डायबिटीज़, देन उसके बाद माल न्यूट्रिशन, स्किन कैंसर, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इनहेरिटेड डिसीज देखने को मिलता है। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, आपके जीन है, उसमें कुछ एरर्स आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उसकी वजह से होता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, मतलब वो पूर्वजों से जो हेरिडिटरी चलते आ रहे हैं, ठीक है। मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है वो कौन कौन से हैं, आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं कि नीचे दिखे में से कौन कौन से मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। इसमें कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, डायबिटीज़, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन रिस्क फैक्टर क्या है, देखिए रिस्क फैक्टर में अगर हम देखें तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कुछ हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी प्रॉपर डाइट नहीं है तो उसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, लेकिन ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, क्योंकि अगर हम मॉडिफाई कर लेंगे, अगर हम डाइट हमारा अच्छा कर लेंगे, फिजिकल इनएक्टिविटी जो होती है अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे, टोबैको का इस्तेमाल जो होता है उसको हम रोकना शुरू कर देंगे, जो हार्मफुल एल्कोहल है उसको अगर हम पीना बंद कर देंगे, अपने आप रिस्क जो है उससे बच सकते हैं। दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इसमें एज, सेक्स, ये मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, आपका सेक्स आप चेंज नहीं कर सकते हो, एज आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। सोशल डिटर्मिनेंट जो है वो, जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है, पोल्यूशन, ये सब हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमिक ट्रांजिशन जो होता है, एकदम गरीबी अगर आ जाती है तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। मेन्स पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे रिस्क फैक्टर लिखना बहुत ज़रूरी है। देन प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए फिजिकली एक्टिव रहना, जो मॉडिफाइबल है उनको मॉडिफाई कर लो, हेल्दी डाइट प्रीफर करना, देन उसके बाद टोबैको ना लेना, हार्मफुल यूज़ जो है अल्कोहल का वो यहाँ पर ना करना। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लीनर सिटीज़ प्रमोट करना जिससे कि पोल्यूशन ना हो। देन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यहाँ पर इंश्योर करना जिससे कि लोग जो है वो फटाफट बच जाए। जो प्रायोरिटी है यहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एडवोकेसी वो यहाँ पर करना। नेशनल कैपेसिटी गवर्नेंस इसको स्ट्रेंथन करना, जो इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पर डेवलप करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती है, तो ये आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, बराबर है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो मेजर्स है गवर्नमेंट के द्वारा वो कौन कौन से लिए गए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये अभी आपके लिए एक होमवर्क है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि मेजर जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिए गए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, जो भी स्कीम्स होगी, जो भी होगा, जो आपके मन में आता होगा। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर जो है उसकी साइकिल को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है पेंडेमिक जो है वो यहाँ पर जो मतलब समझ लीजिए जो इंटरवेंशन है चिल्ड्रन को सेव करने के लिए, उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया है कि नहीं भाई साहब, जो बच्चे हैं भगवान का रूप है, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक दौर से वो गुजर रहे हैं। क्या प्रॉब्लमेटिक दौर है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डेटा। डेटा क्या कहता है, यहाँ पर चाइल्ड लेबर की हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर के बारे में। 152 मिलियन चिल्ड्रन जो अराउंड दी वर्ल्ड ये स्टिल चाइल्ड लेबर में। सोचिए आप, इतने हम बोलते हैं कि देश विकसित हो गए हैं, है ना, वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं 152 मिलियन, और उसमें से 73 मिलियन जो है हजार्डस वर्क में, जहाँ पर उनकी जान को काफ़ी ज़्यादा धोखा है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे जो है उसने सजेस्ट किया 95% चिल्ड्रन जो है एज ग्रुप ऑफ 6 to 13 ईयर्स ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंड कर रहे हैं, और एज ग्रुप ऑफ 14 to 17 अगर हम देखते हैं तो 79 हो जाता है। आप समझ रहे हो, मतलब 95 से सीधा यहाँ पर 79 पर आ रहा है। कितने सारे ड्रॉप आउट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब सेंसस की भी अगर हम बात करते हैं 2011 के, तो 10.1 मिलियन जो यहाँ पर बच्चे हैं एज ग्रुप ऑफ 5 to 14 ईयर्स, आउट ऑफ होम 8.1 मिलियन जो है रूरल एरिया में मेनली एंगेज्ड है कल्टीवेटर्स में, एग्रीकल्चर लेबर्स में। तो मतलब आप समझ रहे हो, घर का जो खेती होती है उसी में काफ़ी पहले से ही उनको इन्वॉल्व किया गया है, काफ़ी बचपन से ही उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है। यूनेस्को के एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पर 2011 के सेंसस पर बेस्ड है 38.1 मिलियन चिल्ड्रन जो आउट ऑफ स्कूल है। इतने सारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। तो देखिए ये जो होता है ना, ये आप कोड कर सकते हो जब भी आप मेंस में लिख रहे हो। अगर आप ये कोड करते हो तो क्या होता है, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ यार, आपको रिपोर्ट्स के साथ पता है कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। वर्क परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर डेंजरस नहीं होता है, लॉन्ग टर्म डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ये कॉज करता है। जो चाइल्ड लेबर होता है ना, चाइल्ड लेबर जो होता है उसकी वजह से इमीडिएट हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे अगर हजार्डस वर्क में नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म काफ़ी डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उसको स्किल एक्विजिशन नहीं हो पाता है। एजुकेशन ना होने के पुअर क्वालिटी जॉब्स जो है वो यहाँ पर लेने पड़ते हैं, पुअर क्वालिटी जॉब्स उसको मिल जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है हमें देखने को मिलती है। अब इंडिया में इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिला। जैसे कि चाइल्ड लेबर इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 2001 से लेकर 2011 यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला, क्योंकि अच्छे खासे पॉलिसीज जो है चाइल्ड लेबर के बारे में लाए गए। जो प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए। कौन कौन से पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, मनरेगा आप बोलिए, जहाँ पर जो एल्डर लोग हैं उनको यहाँ पर काम मिल जाता है, तो बच्चों को उनको बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। राइट टू एजुकेशन, फ्री में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो फ्री में पढ़ रहे तो कौन से माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे पढ़े। मिड डे मील कि यार बच्चे का खाना तो वहीं हो जाएगा, स्कूल में हो जाएगा, या फिर हमको थोड़ा बहुत अनाज जो है घर पे ही मिल जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लाया गया pencil.gov.in, जिसकी वजह से इफेक्टिव एनफोर्समेंट जो है चाइल्ड लेबर लॉस का वो यहाँ पर किया गया। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिसके थ्रू यहाँ पर जो चाइल्ड लेबर है वो हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिले। मगर मगर पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन है वो लगाया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला, इनकम जो है उसका रिडक्शन हमें देखने को मिला। चिल्ड्रन जो है पुअर हाउस होल्ड से उनको यहाँ पर पुश किया गया फैमिली को कंट्रीब्यूट करने के लिए। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इंक्रीज हुई, सोशल प्रोटेक्शन यहाँ पर लैक रहा, हाउस होल्ड इनकम जो यहाँ पर कम हो गई, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन है उनको यहाँ पर भेजा गया, नहीं भैया जाओ बाहर जो है वो काम करो। चैलेंजेस जो है एजुकेशन में वो भी कई सारे हैं, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग अभी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी क्या ही करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे बोला जा रहा है कि अभी जब स्कूल फिर से शुरू होंगी तो बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल फिर से जाने ही नहीं वाले, उनको घर के कामों में लगा दिया गया है और घर के कामों में ही वो व्यस्त जो है वो हो जाएंगे। 24% इंडियन हाउस होल्ड जो है उनको इंटरनेट की फैसिलिटी का एक्सेस है इंटरनेट का, उसमें से 15% रूरल के हैं, 42% अर्बन के हैं। तो आप रूरल एरिया में देख सकते हो कितना कम पेनिट्रेशन जो है हमें इंटरनेट का देखने को मिलता है। क्लियर है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आते हैं एफडीआई इनफ्लो के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए शॉर्ट में आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ओवरऑल एफडीआई इनफ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो इसमें अलग अलग तरीके से दिया गया है, ग्रोथ कितनी 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 हो रही है। इसमें आप देखिए नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अभी होता क्या है आगे हम देखते हैं। डेटा अगर हम देखते हैं तो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 81.7 बिलियन हमें देखने को मिला है। मतलब इसमें अगर आप देखोगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया, ये दो तरीके के इन्फ्लोज होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुआ है, डिस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, 1.4 बिलियन था, नेक्स्ट इसमें 36 बिलियन हो गया, मतलब 2526% राइज हमें देखने को मिला है। डिफरेंस क्या है, देखिए एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो जैसा यही बताता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसके शॉर्ट टर्म के लिए रहने की वजह से क्या है कि अभी किसी ने जो है वो काफ़ी 100 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए। अब समझ लीजिए अगर एफडीआई के तहत होते हैं तो वो बड़े बड़े कोई प्रोजेक्ट्स में डालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बड़े बड़े रोड्स के कंस्ट्रक्शन में डालेगा, जिससे क्या होगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। लेकिन वही अगर समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर एक शेयर्स में उसने इन्वेस्ट कर लिया, देन उसके बाद फटाक से दूसरे दिन निकाल लिया, मतलब एक दिन में हमारे यहाँ पर 100 करोड़ आ गए और एक ही दिन में वापस चले गए, तो उससे हमारी इकोनॉमी को झटका पड़ता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है जितने कम रहे उतना ज़्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बड़ा है, जिसकी वजह से हमारा नेट एफडीआई जो है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, जो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से ऑलरेडी पता होगी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, MM एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।